देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में शेयर की तस्वीरें देख वो काफ़ी घबरा गया। मतलब उसका डर जायज़ भी था। सोचो, हमने अपना व्हाट्सएप खोला और कोई लगातार डरावनी खून से लथपथ लोगों की तस्वीरें, मर्डर्स की फ़ोटो भेज रहा हो तो जाहिर है डर तो लगेगा ही। उसने झट से मोबाइल साइड में रखा और 2 मिनट आंखें बंद कर वैसे ही सोफे पर बैठा रहा। रात का वक्त था। बाहर झमाझम बारिश के साथ बिजली के कड़कने की तेज आवाज़ भी थी। तेज हवाएं चलने की वजह से बिजली कब की कट चुकी थी। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में कमरा कुछ हद तक रोशन था, पर एक अजीब सी आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेज कदमों की आवाज़, जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा था, या शायद कोई पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई किसी की जान लेने के लिए दौड़ रहा था, या कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वैसे कुछ भी कारण हो सकता है, पर तेज कदमों से अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में दौड़ रहा है, ये वो समझ चुका था। वैसे इस पुरानी अपार्टमेंट में कई कमरे अभी भी खाली पड़े थे, इसलिए यहाँ कई बार कुछ गैर कानूनी गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये जगह शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा ही बन गया था। इस बंद पड़ी अपार्टमेंट में कई लोग रहते हैं। लोग, औरतें नहीं, सिर्फ मर्द, जो यहीं के एक गुंडे को कुछ पैसे, मतलब यानी कि हफ्ता किराया देकर रहते हैं। किसी को मारना, पैसे के लिए किसी को लूटना यहाँ आम बात थी। वो ये सब अपनी आंखों से देखते हुए भी मजबूरी की वजह से चुप रहता, क्योंकि पैसे कम देने पड़ते थे। यहाँ ये सब होने की दूसरी वजह ये भी थी कि यह इलाका शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए पुलिस के पहुंचने से पहले ही गुनाहगार को अपने जुर्म को अंजाम दे जाने में बहुत ही आसानी होती थी। गंदगी तो पूरे शहर की एक तरफ और अकेली इस अपार्टमेंट की एक तरफ, हर तरफ फैली गंदगी, बदबू से भरे कमरे जिनमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उसके कमरे में चीज़ें थोड़ी बिखरी पड़ी थी। बेड के ऊपर कुछ आधी खुली किताबें, एक नोटबुक, टी शर्ट, तौलिया, बेड के पास रखी लकड़ी की अलमारी जिसका एक दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। वहीं दीवार से सटे टेबल पर पानी का एक जार जो आधा भरा हुआ था, कुछ पेन, पेंसिल, और वहीं सोफे पर बैठा वो सोफे के सामने टी पाई पर रखे एक नोटबुक में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर शायद उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इस कहानी को कौन सा मोड़ दूं? अपने आप में बुदबुदाते हुए कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और हाथ में लिया पेन वहीं टी पाई पर रखकर किचन में चला गया। स्टील के बर्तन में पानी लेकर उसने गैस पर रख दिया और गैस शुरू की और खुद के लिए चाय बनाने लगा। नाइट ड्रेस पहने उस शख्स की बड़ी हुई सी दाढ़ी बिखरे हुए बालों से लग रहा था कि वो कोई राइटर है जो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता है। अब भी उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कोई नई कहानी या लिखी हुई किसी कहानी का अंत। किचन में खड़े खड़े वो अपने ख्यालों में खो गया कि तभी वहाँ से बाईं तरफ 8-10 कदमों की दूरी पर स्थित बाथरूम में लगे पानी का नल शुरू होने की आवाज़ आई। वो हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया था। आवाज़ तो आ रहे थे, नल से पानी बूंद बूंद टपकने की आवाज़। उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और दोबारा अपनी कहानी सोचने लगा।
वो आदमी लगातार दौड़ रहा था। डर के मारे वो कभी पीछे देखता और डर से तेज दौड़ना शुरू करता। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। एक बेरहम खूंखार खूनी। मतलब आज इस शहर के जो हालात हैं ठीक वैसा ही। एक के बाद एक खून हो रहे हैं। लाशें तो मिल रही हैं पर खूनी नहीं। वैसे ही मेरी किस कहानी में उस खूनी को भी इंसान या लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। उसे बस खून देखकर मज़ा आता है। लोगों के जिस्म के टुकड़े में काटने में उसे खुशी मिलती है। और वो खूनी कैरेक्टर अब इस आदमी उस आदमी का पीछा कर रहा है। अपनी कहानी में वो खोया हुआ था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। लगा जैसे बाहर हॉल में कोई बैठा किसी से बात कर रहा हो। वो हैरान हो गया। उसने बाहर हॉल में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया, आवाज़ तो हॉल से ही आ रहे थे या मेरे कमरे के बाहर से आ रहे थे। तभी चाय उबलने की आवाज़ आई और वो किचन की तरफ मुड़ा। उसने गैस बंद किया और चाय कप में भरकर बाहर हॉल में आ गया। चाय टीपाई पर रखकर वो सोफे पर बैठा ही था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। वो उठकर दोबारा किचन में गया और वहीं छोटे डिब्बे में रखे बिस्किट लेकर वापस आ गया। पर ये क्या? वो हैरान हो गया। टीपाई पर रखा चाय का कप अब वहाँ था ही नहीं। उसने हर तरफ नज़र घुमाई, कप कहीं नहीं था। ये क्या हो रहा है? मैंने चाय का कप तो अभी यहीं रखा था, इतने में कहाँ चला गया? वो किचन में गया तो गैस के ऊपर बर्तन वैसे ही रखा था और उसमें चाय अभी भी उबल रहे थे। मतलब मैंने चाय ली ही नहीं। और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुराते हुए वो किचन में खड़ा अपनी कहानी के बारे में सोचने लगा। अपनी जान बचाकर भागता वो आदमी काफ़ी थक चुका है, इसलिए दौड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। इसी बात का फ़ायदा वो खूनी लेगा। वो मासूम इंसान उस खूनी के आगे हाथ जोड़कर अपनी जान बख्श देने की भीख मांगेगा। पर अंधेरे में खड़े उस खूनी के चेहरे पर छाई शैतानी मुस्कान बता रहे थे कि वो अब आगे क्या करने वाला है। हाथ में लिया तेज धारदार हथियार सामने की ओर करते हुए वो खूनी आगे बढ़ा। और तभी कानों में पड़ी एक आवाज़ से वो एकदम से अपने ख्याल से बाहर आ गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक सच में हुई है या उसे ऐसा लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। ये जानने के लिए वो खामोश था। तभी दोबारा से उसे दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? या तो कोई गुनाह करने वाला या फिर कोई गुनाह की जांच करने वाला। गुनाह की जांच करने वाले इतनी रात गए, इस इलाके में उनका आना तो असंभव है, इसलिए बचता है बस गुनाह करने वाला। ये सोचकर ही उसके पैर ज़मीन पर जम गए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थे, लेकिन बाहर कौन है ये देखना भी ज़रूरी था। इसलिए दरवाजे पर लगे की होल से उसने बाहर झांक कर देखना सही समझा। उसने गैस का फ्लेम कम किया और किचन से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। तब तक एक और बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिना आवाज़ किए उसने दरवाजे पर लगे की होल से बाहर का जायज़ा लिया, पर बाहर तो कोई था ही नहीं। उसे अजीब सा लगा। फिर भी कुछ देर वो वैसे ही खड़ा रहा और फिर धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब उसे डर का एहसास होने लगा। गला पूरी तरह से सूख चुका था। हिम्मत जुटाकर उसने आवाज़ लगाई,
हेलो भाई साहब, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। बाहर खड़े इंसान की इस हरकत का उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, और वैसे भी गुस्सा आना जायज़ भी था। अब अलग बात है कि उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि डर झलक रहा था। कौन होगा जो इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त करेगा, वो भी किसी अजनबी से? बाहर खड़े इंसान को अजनबी इसलिए कहा क्योंकि 2 दिन पहले ही वो यहाँ रहने आया था, इसलिए इस शहर में उसका कोई भी पहचान का नहीं था, और ना ही किसी को उसने बताया था कि वो इस शहर में है। इस कमरे में वो अकेला ही रहता है, इस वजह से यहाँ हर कोई उसके लिए अजनबी ही था, या फिर वो यहाँ हर किसी के लिए अजनबी था। तभी दोबारा से दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। भाई साहब, दरवाज़ा बाहर से बंद है, कहकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया, मगर ये कैसे हो सकता है? कमरे में तो उसके अलावा और कोई था ही नहीं, तो फिर कौन होगा? कपकपाते हुए वो पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देख उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसका सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर जैसे कपकपाने लगा। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दरअसल उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था और एक तरफ लटक रहा था, मगर वहाँ से खून नहीं बह रहा था, बल्कि वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। और वो आदमी लेखक को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेखक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि ये इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, इंसानों से बहुत अलग और बहुत ही शक्तिशाली। लेखक को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो दरवाजे को बार बार धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अगली सुबह लोगों को उस कमरे के नीचे दरवाजे से खून की एक धारा बहती हुई नजर आई। लोगों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो पाया कि वहाँ पर लेखक की लाश पड़ी हुई है। लेखक का गला पूरी तरह से कटा हुआ था और उसका सर एक तरफ लटक रहा था। ये किसने किया, ये किसी को भी नहीं मालूम। ना तो किसी को कोई सबूत मिले और ना ही कोई केस बन पाया। लेखक की मौत एक अनसुलझी पहेली है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहां पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा।
यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था, इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात का क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया।
उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।